हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 32 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 33 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने पिछले 32 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 3 या 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। पद 53,749 है। शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा आपको भविष्य में देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों जी जान से मेहनत करनी है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, काफी संख्या में लोग हैं वो टेस्ट देते हैं दोस्तों, लाइक बहुत कम करते हैं, तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक जरूर करें। देखिए, ये अपना संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ के, टोटल 120 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताइए, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें। दोस्तों देखिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से दोस्तों अपने को सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं। देखिए पहला कथन, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला भी नहीं है, ठीक है, और बालू का स्तूप क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है दोस्तों, जैसे कि पोखरण है, पड़ोदी है, वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी शिखर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सही कथन कौन कौन सा हो गया? बी, सी और डी। ये तो अपना इसमें गलत हो गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बी सी डी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, बांगर प्रदेश के अंदर सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है और नागौर का हिस्सा भी आता है दोस्तों। यहाँ पर राजसमंद नहीं आता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, और वहां पर दोस्तों 200 प्रश्नों की सीरीज शुरू की गई है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक के दोस्तों आपको 200 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे वहां पे, तो वो भी जरूर देखें। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है, यानी कि राजस्थान की ही इसमें पूछा है, तो वो है 550 किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई है वो दिल्ली तक कितनी है? तो वो है 692 किलोमीटर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है, बताइए कौन? यहाँ पर देखिए दोस्तों, जलवायु का विभाजन के रूप में दोस्तों कौन कार्य करती है? वो है अरावली की पहाड़ियां। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अरावली की पहाड़ियां। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है?
निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बूंदी, अजमेर, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अवरोही क्रम है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। दोस्तों माही, चंबल, साबरमती और लूनी दे रखी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। कूट भाषा में उत्तर देना मित्रों। देखिए यहाँ पे माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। चंबल नदी ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती ये भी अरब सागर में गिरती है। लूनी भी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो ए, सी और डी। ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ शाखाएं हैं, दूसरी तरफ नदी है। एक तरफ शाखाएं हैं तो दोस्तों दूसरी तरफ नदी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए उजाड़ और आहू नदी, उजाड़ और आहू नदी ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। चाप और जाखम है ये माही नदी की सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मेज और सागी, चंबल, देखिए मेज नदी तो है वो चंबल की सहायक नदी है, ये तो मान गया, लेकिन यहाँ पर जो सागी है ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये इसमें गलत दे रखा है तो ये अपना क्रॉस कर दीजिए इसको। मानसी और खारी है ये दोस्तों बनास की सहायक नदी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपने को बताना था असंगत युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर 3 नंबर का असंगत युग्म है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अलवर के अंदर साबी और रूपारेल नदी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। उदयपुर के अंदर अंदर दोस्तों बनास और बेडच नदी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। करौली में जगर और गंभीरी नदी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में यहाँ पे बाणगंगा और मोरेल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बाणगंगा और मोरेल नदी है ये दोस्तों जयपुर से ये निकलती है, ठीक है। बैराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा, और दोस्तों मोरेल नदी है ये जयपुर जिले की जो बस्सी तहसील है वहां से निकलती है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर की जगह यहाँ पर जयपुर आना चाहिए था, तो ये सही होता। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बताइए नटनी का चबूतरा है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नटनी का चबूतरा, सभी को पता होगा दोस्तों ये तो। यहाँ पर है देखिए नटनी का जो चबूतरा है वो है दोस्तों पिछोला झील पर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिछोला झील पर। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, 56 बेसिन किस जिस जिले में है वह है? 56 बेसिन कहाँ है? तो दोस्तों यह है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस नहर का उद्गम पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस नहर का जो उद्गम है यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम है वो पंजाब में स्थित हरिके बैराज बांध से होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए पंजाब एवं हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर यानी कि इंदिरा गांधी फिडर नहर की लंबाई 170 किलोमीटर है। दोस्तों 170 किलोमीटर मान लीजिए कि लगभग, वैसे तो दोस्तों 169 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप 170 मान लीजिए, ठीक है। ये कथन भी मान लो सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का देखिए, इसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई 44 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर नहर की जो लंबाई है वो है दोस्तों 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर। ये तो दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर हो गया, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। इस परियोजना की परिकल्पना रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में से 7.59 एम ए एफ जल के लिए की गई है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपना कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, और इसकी दोस्तों फीडर की जो कुल लंबाई है वो 16 कुल लंबाई है वो दोस्तों 204 किलोमीटर है। 204 में से 169 है ये दोस्तों पंजाब और हरियाणा में है, और 35 किलोमीटर है वो दोस्तों राजस्थान में है। तो 169 प्लस 35 कितने होते हैं, 204। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? बताइए, राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है माही नदी के ऊपर, वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सी है, माई बजाज सागर परियोजना। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? बताइए, एरिडी सोल्स मृदा है ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सी श्रेणी नहीं है। देखिए, आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत है, लेकिन अनारक्षित नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, साइबेरियन सार्स किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? यानी कि दोस्तों ये गना पक्षी विहार किसको बोलते हैं, केवला देव को ही बोलते हैं। ठीक है, भरतपुर में हो। तो दोस्तों किस ऋतु में साइबेरियन सारस गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शीत ऋतु में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शीत ऋतु में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों वो है, बताइए, मैं यहाँ पे राजस्थान की जनगणना की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए 24.9 तो है इसमें शहरी जनसंख्या, और 75.1 है ये है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित कैसे करोगे, आपको दोस्तों इनका जनघनत्व है वो पता होना चाहिए इन जिलों का। तो दोस्तों बताता हूं आपको मैं। देखिए सबसे पहले जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर में, कितना, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि जयपुर का जनघनत्व कितना है, 595। भरतपुर का दूसरे नंबर पर आता है वो है दोस्तों 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भरतपुर का जनघनत्व कितना है, 503। अजमेर का दोस्तों 305 है, और अलवर का है दोस्तों कितना, 438। ठीक है,
तो ये क्या है, जनघनत्व है इन जिलों का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या बताना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो इसमें बी ए डी सी, बी ए डी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर, ठीक है। 20 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। देखिए आहड़ सभ्यता का है उदयपुर में, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो दोस्तों 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। तो यहाँ पे जो पहला चरण है वो 1953 में हुआ था, ठीक है। और इसका दोस्तों उत्खनन कार्य है वो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। किसने, अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको आप AK व्यास भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा उत्खनन कार्य है वो दोस्तों 1956 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था दोस्तों RC अग्रवाल के, यानी कि रत्न चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था इसका दूसरा नंबर का उत्खनन कार्य, ठीक है। तीसरा नंबर का जो उत्खनन कार्य है वो दोस्तों 1961-62 के अंदर हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों HD साखलिया के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1953 के बारे में पूछा है पहला, तो अक्षय कीर्ति व्यास। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे। बताइए, शिवनाथ सिंह नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ये थे दोस्तों आसोप ठिकाने के थे दोस्तों, ये ठिकानेदार। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ था। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 15 मई 1949 को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। सभी को बताओगे ये तो, किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों ये। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्धा महाराष्ट्र में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्धा महाराष्ट्र में। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। बताइए सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे, वो थे दोस्तों हरि रामदास जी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरि रामदास जी। 28 नंबर का प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों वो नृत्य है वालर नृत्य, ठीक है। वालर नृत्य है ये, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये कोलायत में लगता है, कोलायत बीकानेर में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न है वो डीपली हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है, तो दोस्तों सही कालक्रम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र है जो 1605 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, ये 3 नंबर पर। फिर साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, ठीक है, ये 4 नंबर पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4, 2, 1, 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
31 नंबर का प्रश्न है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? सभी को पता होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है रामदेव जी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामदेव जी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में, बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में, बिल्कुल सही है। जीण माता का मंदिर जमवारामगढ़ दे रखा है, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों? रेवासा ग्राम सीकर में है ये, ठीक है। कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में। और रानी सती का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों झुंझुनू में है। तो यहाँ पर इसमें असंगत कौन सा है? 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? जहूर खान दोस्तों ये संबंधित है, भपंग से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? बताइए। बम नृत्य तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर में किया जाता है दोस्तों ये। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लोक नाट्यकार दुनिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है? बताइए। लोक नाट्यकार दुनिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है, कौन सी ख्याल से संबंधित है ये? तो दोस्तों ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शेखावाटी ख्याल से ये संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, देखिए कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? बूंदी में। और कजली तीज का जो त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों ये। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए मुंदरी आभूषण है, ये अंगोली में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। टड्डा आभूषण बाजू पर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। नेवरी आभूषण पैर पर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। रमजोल आभूषण कमर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रमजोर आभूषण है ये दोस्तों कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, पैर के अंदर पहने जाने वाला क्या है? ये आभूषण है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अब ये कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों ये उद्योधन सूरी के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ था कुवलयमाला। इसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया है राजस्थान की। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, तो वो था दोस्तों मेवाड़। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? राजपुताना की कौन सी रियासत में हुआ था? तो दोस्तों ये मेवाड़ रियासत में हुआ था, सॉरी अलवर रियासत में, ठीक है। कहां पर हुआ था? निमुचना ये हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अलवर में हुआ था। निमुचना अलवर में ही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन देखिए भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताइए कौन से भाग में है दोस्तों मूल कर्तव्य? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को दोस्तों कौन से स्थान पर रखा गया है? यहाँ पे देखिए उसमें अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? दोस्तों मूल कर्तव्य को वैसे तो रखा गया है दोस्तों तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर दोस्तों? तीसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और अगर भाग की बात करूं तो दोस्तों मूल अधिकार है वो भाग 3 में है और भाग 4 क में है दोस्तों मूल कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर दोस्तों इसको रखा गया है संविधान में। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने
संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? बताइए, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समाजवादी दल ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? देखिए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही है। दोहरी कार्यपालिका ये नहीं है दोस्तों। संसद की सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ व राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? संघ व राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है कौन से भाग में? तो दोस्तों भाग 11 अध्याय 2 में दोस्तों ये संबंध वर्णित है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार भाग 4 में, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग या कार्यालय के अधिकारित रूप से संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो क्या है? सत्य है। अपने को कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? इसमें सही है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन है वो किया जा सकता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु है वो दोस्तों कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों ये गलत दे रखा है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए तो दोस्तों 25 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। और देखिए वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 कथन क्या है? इसमें सत्य है। 1, 2 और 4 कथन सत्य है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। 2 कथन दे रखे हैं और सही कूट अपने को चुनना है। यहाँ पर देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन है वो सूचना के अधिकार से संबंधित हैं और दोनों के दोनों इसमें सत्य कथन है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो दोस्तों ये होता है, कब होता है बताइए? ये होता है दोस्तों अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है, तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं?
तो दोस्तों किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों MgOH3। MgOH3 को दोस्तों मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। और दोस्तों इसका जो नाम है वो है मैग्नीशियम ओजोनाइड। मैग्नीशियम ओजोनाइड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पीलियो, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी क्या है? तो ये जल जनित रोग है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन है वो भाग 6 में बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिकताएं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वो है सटीकता है, पारिश्रमिकता है और बहुमुखी भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार रेडी टू यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्लिप आर्ट। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लिप आर्ट। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा बताइए? तो वो है देखिए यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, कौन से उद्देश्य के लिए? तो दोस्तों आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? कौन सा सत्य कथन नहीं है बताइए? देखिए यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये सभी। तो दोस्तों ये तो अभी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, तो ये अनुक्रमिक एक्सेस है वो नहीं देता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो क्या है, गलत है। 7 नंबर का भाग है, इसमें देखिए राजस्थान, अपन को राजस्थान समसामयिक यानी कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए कहां पर किया गया? तो दोस्तों ये सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कौन सा स्थान? तो 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कितनी राशि से
ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है? 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कितनी राशि से ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 200 करोड़। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 200 करोड़। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। बताइए, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो वो है, देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो जिला दे रखा है, दूसरी तरफ पर्यटक स्थल दे रखा है। एक तरफ जिला दे रखा है तो दूसरी तरफ है पर्यटक स्थल दे रखा है। तो दोस्तों इसमें देखिए, झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर दोस्तों कौन सा है? झुंझुनू के अंदर लोहागढ़ धाम है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी है, डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है और सिरोही के अंदर अचलगढ़ है। तो इसमें सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना में चयनित खेल व जिले का सही क्रम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना में चयनित खेल व जिले का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों सही क्रम है वो है दोस्तों, इसमें कुश्ती का है दोस्तों कोटा, ठीक है, तैराकी का उदयपुर और वॉलीबॉल का जयपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे भाग 8 के अंदर दोस्तों भारत के और विश्व के करंट अफेयर के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2024 के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, कुल श्रम बल भागीदारी दर 59.6% बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात 47.6% बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेरोजगारी दर 4.2% बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन है वो उसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए, भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनिए। दोस्तों असत्य विकल्प है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। देखिए, विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वर्ष 2025 से 2034 तक क्रायोस्फीयर विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, वर्ष 2025 का विश्व जल दिवस 23 मार्च को मनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 22 मार्च को मनाया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये असत्य कथन है। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात को। तो यहाँ पर इसमें ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात, 4 नंबर ऑप्शन सही।
दोस्तों ये मैंने आपको जीके से संबंधित 70 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। परीक्षा में जीके से संबंधित 70 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और आगे दोस्तों अब अपन 20 प्रश्न है वो हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। पिछले मॉडल पेपर का जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर जरूर देखें। और प्ले लिस्ट में फोल्डर बना हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। देखिए भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण के अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 71 नंबर प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों पो प्लस अन। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सही संधि विच्छेद नहीं है, बताइए सही संधि विच्छेद किसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अनवित, अन प्लस वित, दोस्तों यहाँ पे वित नहीं होगा, इसमें इत हो जाएगा। ठीक है, अन प्लस सॉरी अनु प्लस इत हो जाएगा, इसमें अनु प्लस इत। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनवित और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। 53 नंबर सॉरी 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बताइए निर उपसर्ग किसमें नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नृत्य के अंदर नहीं है दोस्तों निरुपसर्ग, बाकी तीनों के अंदर निरुपसर्ग है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सौंदर्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सौंदर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह प्रत्यय है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यह प्रत्यय। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा प्रकार है, बताइए कमल, कमल है वो दोस्तों कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा का उदाहरण है कमल? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? पढ़कर है ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों पढ़कर यानी कि ये क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों ये। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों शब्द दे रखा है और सूची सेकंड में विलोम शब्द दे रखा है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्राह्य, बताइए दोस्तों ग्राह्य के अंदर सॉरी ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों ग्राह्य का विलोम है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें त्याज्य। ठीक है, ग्राह्य का क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। और ज्योति का दोस्तों ज्योति का क्या हो जाएगा? ज्योति का हो जाएगा दोस्तों तम। क्या हो जाएगा? तम। सत्य का क्या हो जाएगा? मिथ्या। और आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में ही है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युग्म है, विलोम शब्दों का असंगत युग्म कौन सा है? यहाँ पर देखिए खल का हो जाएगा दोस्तों सज्जन, बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विधि का निर्देश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तिमिर और अंधकार ये दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द है, तिमिर और अंधकार। ठीक है, तिमिर का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है। आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ पर्यायवाची है, एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ है पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें देखिए देखिए समुद्र का पर्यायवाची है वो क्या है? तो वो है अर्णव, अर्णव है ये समुद्र का पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची है वो दोस्तों पन्नग है। ठीक है, पन्नग। और असुर का पर्यायवाची दोस्तों यातुदान है और सिंह का पर्यायवाची है वो है शार्दुल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों किरण। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किरण। दोस्तों 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? बताइए देशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
तेंदुआ, तेंदुआ है वो दोस्तों देशज शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है किस विकल्प में? तो दोस्तों अग्नि वायु, अग्नि वायु के अंदर दोस्तों तत्सम शब्द दोनों के दोनों ही है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए निरोग, तो दोस्तों इसमें मात्रा ये वाला गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, इसमें बड़ी आएगी दोस्तों। सन्यासी, सन्यासी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अतिवृष्टि भी दोस्तों इसमें गलत दे रखी है, ये वाली मात्रा आएगी ती के ऊपर। सात्विक और कनिष्ठ, ये दोस्तों दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसमें बी डी ई कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। बी डी ई कथन क्या है? इसमें सत्य है, ये शुद्ध शब्द है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य की क्या करना है? पहचान करना है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? इसमें देखिए उसके चाचा को लड़की हुई है। ठीक है, उसके चाचा को लड़की थोड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, तो खुद के नाम के आगे जी थोड़ी लगता है दोस्तों। आपका भाव दिए, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें इसमें है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल देना यानी कि दोस्तों हार मान लेना। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, तो वो कौन सी लोकोक्ति है? तो वो लोकोक्ति है दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों? इसमें देखिए कार्यालय पत्र में दोस्तों पत्र सामासिक व अलंकारित होने चाहिए, ये विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? सरकारी पत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए इसमें आवेदन पत्र है, ये दोस्तों सरकारी पत्र नहीं है। बाकी अनुस्मारक, अधिसूचना और परिपत्र तीनों है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है मेमोरेंडम शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेमोरेंडम शब्द का। दोस्तों अब अपन है वो सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 10 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए दे लुकिंग आफ्टर ऑफेंस सिंस 1980। अब दोस्तों यहाँ पे सिंस 1980 दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे हैव बीन लुकिंग आएगा, हैव बीन लुकिंग। तो यहाँ पर इसमें हैव बीन 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चेंज इनटू पैसिव। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस देखिए दे गेव हर ए क्लॉक, दे गेव हर ए क्लॉक। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सेंटेंस है वो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पैसिव बनाते समय अपन वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाज गिवन ए क्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी, हाँ 4 नंबर का ऑप्शन, हाँ 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, क्लोज द डोर इनटू पैसिव। ठीक है, क्लोज द डोर इनटू पैसिव। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, बताइए। तो इसमें लेट का प्रयोग होगा दोस्तों, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। यहाँ पर देखिए ही सेड, ओ आई एग्री। तो दोस्तों इसमें देखिए ये ओ है, ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हो जाएगा ही सेड अंडरस्टैंडली, अंडरस्टैंडिंग, ही सेड ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग, हाँ ठीक है। तो देखिए ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित ये प्रश्न है। ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। तो दोस्तों यहाँ पर है, इसमें देखिए हाउ इज योर मदर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों इस साधारण वाक्य में बदला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वाज। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, दोस्तों खालिस्तान भरना है। ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा ईच ऑफ दीज। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, ही इज नॉट ए ऑनरेबल मैन, ही इज नॉट ए ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एन ऑनरेबल मैन आएगा इसमें, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हायर वी गो कूलर इट इज, हायर वी गो कूलर इज इट इज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हायर वी गो कूलर इट इज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें द हायर वी गो द कूलर इट इज। तो इसमें दोनों के अंदर द का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है, योर आर्गुमेंट इज द पॉइंट, योर आर्गुमेंट इज द पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों योर आर्गुमेंट इज दोस्तों बिसाइड्स द पॉइंट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। बताइए खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर देखिए आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर। तो बताइए क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा ऑन डिनर आएगा इसमें, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate conversion from affirmative to negative। तो यहाँ पे देखिए everybody was present। तो दोस्तों everybody was present, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है all were present। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा all were present। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज दैट करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 2nd नंबर की स्पेलिंग है गारंटी, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। सेंटेंस है, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों, राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों शब्द दे रखा है मेमो। मेमो को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो अपने को बताना है दोस्तों। मेमो को बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन ने सॉरी मेमो को ज्ञापन बोलते हैं, मेमोरेंडम होता है ना, ठीक है। देखिए मेमो को क्या बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 5 miles नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5 मील्स या माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो भाग 11 के अंदर सामान्य गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 106 नंबर प्रश्न है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 तथा 15 का मैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप निकाल लीजिए 2 का क्यूब कितना होता है। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 4 और ये 15, ठीक है। इसका मैसअप ज्ञात करना है दोस्तों। मैसअप आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैसअप आएगा दोस्तों, यानी कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें इन सभी के अंदर भाग चला जाए, तो वो है 1। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 1540 के 1/7 का 20% कितना है। दोस्तों आप देखिए 1540 का 1/7वां भाग कितना है। तो दोस्तों 1540 का 1/7वां भाग, तो यहाँ पे 7 से इसको काट दीजिए, यानी कि 1540 इंटू 1/7, तो 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि 220 आया, ठीक है। ये 1/7वां भाग आ गया। और 220 का 20% कितना होता है। तो दोस्तों 220 का 20% कितना होता है, 10% 22, तो 20% कितना होगा 44। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को बेहतर दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी कार्य को दोस्तों 120 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी कि 1/72, ठीक है, प्लस 1/20, 1/120 प्लस ए और सी मिलकर 1/90, ठीक है, यानी कि 90 दिन में पूरे करते हैं। ए बी सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, कितना समय लेंगे। तो दोस्तों इनका अपने को क्या निकालना है, लसअप है। लसअप निकालेंगे तो दोस्तों यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72, 120 और 90 का, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो दोस्तों वो है 360, ठीक है। कौन सी है 360। अब 360 में 72 का भाग दोगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा। तो दोस्तों ये 5 बार जाएगा। 120 का कितनी बार जाएगा 3 बार, और 90 का कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर दोस्तों 5 और 3 8 और 4 12, दोस्तों 12/360 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 दिन। तो यहाँ पर इसमें यानी कि 360 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों वो आ जाएगा 30, यानी कि 1/30। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा क्या, तो 30 × 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 जने मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1/60, यानी कि 60 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, शिवशंकर जयपुर से महवा के मध्य 120 किलोमीटर की दूरी को मोटरसाइकिल से 2 घंटे में तय करता है। शिवशंकर जयपुर से महवा के मध्य की जो दूरी है 120 किलोमीटर की दूरी, इसको मोटरसाइकिल से 2 घंटे में तय करता है। उस मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उसकी चाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत भार 40 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 12 × 40 कर लीजिए, कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 480, ठीक है। एक खिलाड़ी के बाहर चले जाने के कारण शेष 11 खिलाड़ियों की औसत 43 हो जाती है, ठीक है। तो 11 × 43 कर लीजिए दोस्तों, 11 × 43 करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 473, ठीक है, 473 किलो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए
तो छोड़कर गए खिलाड़ी का भार क्या होगा? सीधा सा है 480 माइनस 480 माइनस 473 कर लीजिए, कितना बचेगा? तो दोस्तों 7 बचेगा। तो ये अपना राइट आंसर 7 की ग्रा हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1955 रुपए है। यदि एक साइकिल पर 15% की हानि होती है और दूसरी पर 15% का लाभ हो रहा हो, तो कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? दोस्तों अब इसमें देखिए, जब दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और लाभ और हानि में भी दोस्तों जो प्रतिशत है वो बराबर दे रखी हो, तो अपने को क्या करना है? बाकी सारी चीजें भूल जानी है, 15 का 15% निकाल देना है, ठीक है। और एक तरफ हानि हो रही है, दूसरी तरफ लाभ हो रहा है, तो हानि ही होगी, ठीक है। 15 का 15% कितना होता है? 2.25। कितना होता है? 2.25। तो ये 2.25 क्या हो जाएगी? हानि। तो 2.25% हानि। 4 नंबर का जो आगे देखिए, कमला को सुधा से 25% धन अधिक मिलता है। ये कमला है और ये सुधा है, ठीक है। तो कमला को सुधा से 25% धन अधिक मिलता है, यानी कि इसको 100 मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा? 125। और सुधा को नगमा से 20% कम धन मिलता है। नगमा को सुधा से 20% सुधा को नगमा से 20% कम धन मिलता है। यदि कमला के पास 450 रुपए है, यदि कमला के पास 450 रुपए है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को सुधा का यहाँ पर देखिए, कमला के पास कितने हैं? कमला के पास में है 450 रुपए, ठीक है। अब देखिए, कमला को सुधा से 25% अधिक धन मिलता है। तो दोस्तों अपने को सुधा का धन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? 450 इंटू 100 बटे 125। तो दोस्तों ये 100 से 25 से 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ठीक है। 5 से दोस्तों ये 90 बार कट गया, यानी कि 90 इंटू 4 कितने होते हैं? 360। तो यहाँ पे सुधा का धन निकल कर आ गया दोस्तों, कितना? 360, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नगमा का धन है वो अपने को ज्ञात करना है। अब दोस्तों नगमा का में देखिए क्या बोल रहा है? सुधा को नगमा से 20% धन कम मिलता है, ठीक है। तो नगमा का धन निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 360 है इंटू 100 बटे 80, बस। तो यहाँ पर 20 से ये 5 बार कट गया, 20 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। 4 नाम 36, यानी कि 90 बार कट गया, ठीक है। 90 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 450। तो ये नगमा का धन कितना है? 450 रुपए। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 5500 रुपए 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 10,780 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 6 वर्ष में दोस्तों साधारण ब्याज की दर से सीधा सा है 10,780 माइनस 5,500 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना बचा? 5,000 दोस्तों, कितना बचा? 5,280 रुपए बचा, ठीक है। ये 5,280 क्या है? ब्याज है। और दोस्तों 5,680 ये जो ब्याज है, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है? तो दोस्तों सीधा सा है 5,280 अपने को वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 5,000, एक तो दोस्तों 5,200 जो 80 आए हैं, इसमें 6 का भाग दे लीजिए, ठीक है। और फिर वो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5,280 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है? 5,500 इंटू समय कितना है? 6। बस इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। बाकी दोस्तों इनको काट लीजिए, इनको काटोगे तो 16% आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राम मोहन और सोहन के बीच कोई राशि 3:4:6 के अनुपात में विस्तारित की जाती है। यदि मोहन को राम से 1200 रुपए अधिक मिलते हैं तो सोहन को मिलने वाली राशि है। तो दोस्तों ये राम, ये मोहन और ये सोहन, ठीक है। अनुपात है दोस्तों यहाँ पे 3:4:6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मोहन को राम से यदि मोहन को राम से 1200 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि एक बराबर कितना है 1200, ठीक है। एक बराबर कितना है 1200, तो सोहन कितने पे आता है 1200 इंटू 6 कर लीजिए, 1200 इंटू 6 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 7200। तो यहाँ पर इसमें सोहन को मिलने वाली राशि है, ठीक है। तो 7200 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए, 7200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इधर आ गए होंगे 7200, ठीक है। 7200 कर लेना राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सलीम ने 1500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और 4 माह बाद रहीम कुछ धन लगाकर साझेदार हो गया। बताइए, सलीम ने 1500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और 4 माह बाद रहीम कुछ धन लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 9:8 के अनुपात में बांटा जाए तो बताओ रहीम ने कितनी पूंजी लगाई। तो रहीम ने कितनी पूंजी लगाई, तो दोस्तों ये तो अपना क्या हो गया, सलीम हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों रहीम हो गया। अब यहाँ पे सलीम ने तो दोस्तों पूरे साल के लिए लगाई है, तो यहाँ पे 1500 इंटू 12, ठीक है। और रहीम रहीम दोस्तों 4 माह बाद लगाकर साझेदार हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों x इंटू 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1500 इंटू 12 बटे x इंटू 4, बस इसको काट लीजिए। और यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों 9/8, ठीक है। बस इसको काट लीजिए, 4000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है। अस्मिता ने 9534 की एक राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समयावधि पश्चात 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया। भाई क्या करोगे आप दोस्तों, माइनस करोगे, ठीक है। भाई 9534 है, वो क्या है, मूलधन है। दर अपने पास में 4% दे रखी है। ऐसा ही दोस्तों अपने को यहाँ पर दे रखा है 11,442, तो 11,442 में से 9,534 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 1908 बचेगा, ठीक है। अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है दोस्तों 1908 बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 9,534 इंटू दर कितनी है 4 इंटू समय दे नहीं रखा तो टी बटे 100, बस। तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा 1908 इंटू 100 बटे 9534 इंटू 4, तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, 4 नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी, 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद में कितनी होगी बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये हो जाएगी दोस्तों 1,92,000 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा है 72 बटे 24 इंटू 120 कर लीजिए, कितना जाएगा 360। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह किग्रा के स्थान पर यानी कि 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 50 बटे 950 इंटू 100 कर लीजिए, यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है।
और 5 से ये 10 बार कट गया, 5 से ये दोस्तों 19 बार कट गया। तो दोस्तों 10 इंटू 10 कितने होते हैं? 100। 100 में 19 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 5.26 आ जाएगा। ये अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था? 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था? तो दोस्तों लागत मूल्य देखिए यहाँ पे बिक्री मूल्य दे रखा है 375, लाभ दे रखा है दोस्तों यहाँ पे अपन x/4, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 375 बराबर x प्लस x/4, ठीक है। तो यहाँ पर 375 बराबर क्या हो जाएगा? 5x/4। तो यहाँ पर 375 इंटू 4/5 हो जाएगा, तो 300 आ जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी जरूर बताएं। आराध्या आर्यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।